Now, that is इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग थोड़ा फिजिक्स के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इसको कुछ बुक्स में, पहले वाली बुक्स में फिजिकल वर्ल्ड का भी नाम दिया गया है, जो कि अभी डिलीटेड है, लेकिन जरूरी है थोड़ा सीखना। ठीक है, चैप्टर का नाम वहाँ दिया गया है फिजिकल वर्ल्ड। नाउ साइंस, दैट इज द रेशनल एक्सप्लेनेशन of any phenomena is known as science. It has derived from the Latin word scientia. Scientia का मतलब है it is some विज्ञान। विज्ञान का क्या मतलब है? It is a particular process through which when we attain some knowledge. एक प्रोसेस के थ्रू जब हम किसी नॉलेज को पता करें, पहले ये जानो, फिर ये जानो, फिर वो जानो, दैट इज साइंस। ठीक है, सो the process of knowing any phenomena, ठीक है, is called, उसको क्या कहेंगे? अगर हम किसी चीज को प्रोसेस से करते हैं, इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। इसे क्या कहेंगे? साइंटिफिक मेथड। एंड दैट नॉलेज अटेन, और उससे जो नॉलेज हम अटेन करें तो उसको क्या कहेंगे? जैसे आपने मान लीजिए किसी चीज़ का पेड़ का रंग हरा देखा, तो आप कहेंगे कि क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो अब एक ज़्यादा हरा पेड़ है और एक कम हरा पेड़ है, सो वन इज मोर ग्रीन, so you will see that how much chlorophyll or magnesium is there. So आप उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे, इसमें ज़्यादा मैग्नीशियम है तो ज़्यादा क्लोरोफिल है, इसलिए ज़्यादा हरा है। तो फिर उस समय आप दूसरी चीज़ नहीं देखोगे, अच्छा चलो लेंथ भी देख ले, अच्छा ये भी देख लो, फ्रूट कितना मीठा है, वो सब नहीं देखो। अगर आप पर्टिकुलर वे में चल रहे हो तो सिर्फ ग्रीननेस देखो, तभी तो आप किसी लॉजिकल रीजनिंग में पहुँचोगे कि नहीं। सो इट इज़ द प्रोसेस बाई विच वी अटेन सम नॉलेज, what is the reason behind some phenomena। तो इस चीज को क्या कहेंगे? साइंटिफिक मेथड। एंड नॉलेज अटेन्ड, उसको क्या कहेंगे? अटेन is called science। Physics is the branch of science which deals with phenomena of nature। वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो भी नेचर में हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेचुरल फिनोमिना, स्टार्स कैसे आ रहे हैं, कोई चीज़ कैसे गिर रही है, रेनबो कैसे बन रहा है, नेचुरल फिनोमिना। सो फिजिक्स, ये वर्ड किससे डिराइव्ड है? दैट इज साइंटिया। और फिजिक्स देखिए, सो ये इसके कई हैं, फ्यूसिस भी है जिसको नेचर कहते हैं, ग्रीक में भी है, लैटिन में भी है, सबके थोड़े मिलते जुलते हैं फ्यूसिस। सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद knowledge and laws under which natural phenomena are governed। इसको फिजिक्स कहते हैं ना। There are two branches of physics। First is classical and other is quantum। फिजिक्स की दो ब्रांच है,
क्लासिकल और क्वांटम है, हम लोग 11th और 12th में क्लासिकल ही पढ़ने वाले हैं, और बीएससी का भी मैक्सिमम पार्ट क्लासिकल में जाएगा, बीएससी 3rd ईयर में आपको क्वांटम मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द फिनोमिना जिससे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, गवर्न हो रही, सब क्लासिकल में कवर हो जाता है। बहुत छोटी से छोटी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जाएंगे वहाँ पर क्वांटम रहेगा। उस समय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गवर्नड बाय क्वांटम। फिर से एक बात समझे, जो प्री 1890 से पहले की जो फिजिक्स है वो क्लासिकल है। अब 1890 के बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी सोच से दुनिया को ही बदल दिया, उसमें एक आइंस्टीन है, तो वो सब इसमें आएगा, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन फिर भी दो तरीके की फिजिक्स हैं। कौन कौन सी? एक जो सब जानते हैं, जो न्यूटोनियन है, उसको कहते हैं कन्वेंशनल फिजिक्स, जिससे हम रोजमर्रा जैसे कोयला जलाना, गैस चलाना, ये सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और एक नई चीज़ आ जाए सोलर, लोग जानते ही ना हो, तो वो नॉन कन्वेंशनल है। तो ये कन्वेंशनल फिजिक्स है, ये नॉन कन्वेंशनल। बात समझ में आ गई? तो ये जो क्लासिकल ये कौन से ईरा की है? प्री 1890। तो ये कैसी है? पोस्ट 1890। ये किन पार्टिकल्स पर है? जो बड़े बड़े हैं और धीरे चलते हैं। दोस पार्टिकल्स हैविंग साइज, जिनका साइज कितना हो? ग्रेटर देन 10 to the power -6 मीटर। जरा समझो कि क्या डायमेंशन है। आप देखिए 1 मिलीमीटर का 1/1000वां हिस्सा, इसी को कहते हैं ये मीटर। 1 mm तो जानते हो, 1 mm के भी 1000 पार्ट्स कर दो। अगर उससे बड़ा ऑब्जेक्ट है, डस्ट पार्टिकल जैसे, डस्ट पार्टिकल या उससे बड़ा है, तो सब में ये फिजिक्स लग जाएगी, न्यूटोनियन फिजिक्स। इसका नाम क्या है? न्यूटोनियन फिजिक्स या फिर कन्वेंशनल फिजिक्स, उसमें ये सब लग जाए। और लेकिन बहुत छोटा साइज हो, इतना छोटा साइज हो कि जैसे मान लीजिए 10 to the power -30 मीटर इलेक्ट्रॉन का, तब नहीं लगा पाऊँ, क्योंकि फिर वो पता नहीं वेव की तरह चलेगा, क्या चलेगा, वो पार्टिकल है कि नहीं कि वेव है, वो हम आगे देखेंगे। तो इस साइज में लग जाएगी। क्लासिकल फिजिक्स अगर किसी पार्टिकल पर अप्लाई करना चाहते हो तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए और उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। क्या तुमको मालूम है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? लेसर। इससे कम अगर स्पीड है, साइज बड़ा और चले धीमा। फिर से देखो, जैसे कि एक अगर इलेक्ट्रॉन चलता है न्यूक्लियस के चारों, तो उसकी स्पीड इतनी है, इतने मीटर पर सेकंड, और उसका साइज ये है रफली इक्वल टू। तो बोलो इस पे क्लासिकल फिजिक्स लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी? इसका साइज का फेवर कर रहा है कि नहीं? नहीं, क्योंकि वो जितना होना चाहिए उससे छोटा है, जो लिमिट है उससे, और इसकी स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, वो भी ज़्यादा है। तो इसलिए इस पर कौन से लगेगी? क्वांटम फिजिक्स। चलो, इसमें क्या होता है? साइज शुड बी लेस एंड स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है? अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स इसी चीज के पार्टिकल नेचर को लेके चलती है, और जबकि क्वांटम फिजिक्स इसी चीज के वेव नेचर को। तो हर एक चीज में दो नेचर। लाइफ में भी आपने देखा था, पार्टिकल वेव डुअलिटी है किसी भी चीज के। मटेरियल के भी, हर मैटर के भी दो वेव होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी हम आगे चल के देखेंगे, ये वेव के फॉर्म में चलता है, ऐसे सर्कुलर नहीं चलता है। अब इसी क्लास में देख लेंगे, भी केमिस्ट्री कल पढ़ेंगे तो ये बात देख लेंगे। तो ये छोटा होने पे हम सिंपली न्यूटन की तरह नहीं कर सकते। और यही चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि अर्थ है, सन के चारों तरफ क्या ऐसे ऐसे चल रही है एक ऑर्बिटल फिक्स पाथ में, तो नहीं चल रही, चल वो वेव की तरह ही रही, लेकिन हम उसके वेव नेचर को इग्नोर कर दें, क्योंकि वो ऐसा वेव लेंथ है जो इतना कम है कि हमारी आंखें उसे परसीव ही नहीं कर सकती। तो वो हम वेव नेचर को इग्नोर कर देते हैं और न्यूटोनियन से हम ठीक ठीक पता लगा लेते हैं। यहाँ तक कि जो मार्स में हमारा ऑर्बिट, ये सैटेलाइट गया था, उसमें तक में भी हमने उसको उसकी ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए वेव नेचर इग्नोर कर दिया था। न्यूटोनियन से काम किया जाता है, काम एग्जेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा सैटेलाइट इस स्पीड से जाता ही नहीं है, और ना उसका साइज उतना छोटा है, साइज भी बड़ा है, स्पीड भी कम है, तो हम उसमें अच्छी तरीके से किसे लगा देंगे? न्यूटोनियन फिजिक्स को। बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो चलो, तो जैसे हमने बताया
बोलो दिव्यांगी, ये किस नेचर को लेके चलता है? और वो वेव. सो इट कंसीडर्स ओनली पार्टिकल नेचर एंड दैट कंसीडर्स वेव नेचर. And it considers wave nature. तो अब देखो कि now most of the laws, जैसे ये न्यूटोनियन भी है, इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी है या कन्वेंशनल फिजिक्स. तो वो नाम तो वही है, ये भी इसके नाम हो गए. अब जरा देखिए, इसका दूसरा नाम भी है, क्वांटम भी है, और दूसरा नाम क्या है? मॉडर्न फिजिक्स. तो it is applied on all particles other than atoms and molecules. एटम का साइज आपको पता है कितना होता है? एटम 10 to the power -10 है, ये हाइड्रोजन का है. फिर इससे बड़े होने लगते हैं, तो अब बड़े होंगे फिर मॉलिक्यूल बनेंगे. तो मॉलिक्यूल तक जाते जाते वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, और फिर हम इस लेवल को क्रॉस कर देंगे, उसका साइज बड़ा ही हो जाएगा. तो मॉलिक्यूल पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. ये एटम्स पे, मॉलिक्यूल्स पे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये उनके अलावा बाकी सब डस्ट पार्टिकल इन सब पे हो सकता है. सो इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल पार्टिकल्स अदर देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. जबकि वो क्या है? सो इट कैन बी अप्लाइड टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया एग्जाम्पल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अब चला देखिए कि ये तो बात हमने देख ली. नाउ इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? न्यूटोनियन फिजिक्स आ सकती है. न्यूटोनियन फिजिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या होती है? अलग अलग चीजें. मैकेनिक्स का मतलब है दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग विद द फोर्स अप्लाइड ऑन इट. तो आपने देखा लॉज ऑफ मोशन में एफ भी आता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए. तो फोर्स की भी एक होता है कॉज और दूसरा होता है इफेक्ट. जब फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन होगा, तो क्या वो उसका इफेक्ट है? तो ये दोनों की चर्चा करता है. मैकेनिक्स क्या है? ये भौतिक की एक शाखा है जिसको यांत्रिकी कहते हैं. मैकेनिक्स जो बहुत सारी मशीन्स को बना दे, मशीन्स जिस प्रिंसिपल पर रन करती है उसी तो मैकेनिक्स कहते हैं. तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है? विच डील्स विद द कॉज फोर्स है एंड इट्स इफेक्ट, विच डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, जो साइज दिया है वही साइज उसी साइज पे करेगा. विच डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड द कॉज ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स. कौन उस मोशन को करा रहा है? जैसे फलों का गिरना, एप्पल का गिरना, तो ये मोशन है, और उसके पीछे वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या उसका कॉज है. तो वो सब इसमें आ जाए. अच्छा, जो आप 11th में फिजिक्स की बुक जो आपके हाथ में है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है. इट इज टोटली एट्रीब्यूटेड बाय न्यूटन. ये समझ सकते हो न्यूटन ने ही लिखी है पूरी किताब. तो दूसरी भी है, उसमें एक चैप्टर छोड़ दो तो उतना न्यूटन ने लिखा है. 11th में आप न्यूटन पढ़ने जाए. सो मैकेनिक्स क्या है बताइए? मैकेनिक्स
is branch of physics which deals with the force and its effects on moving objects, motion of objects भी कह सकते हो. It deals with motion of objects and the cause behind it. तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ेंगे. आगे हम इसमें एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ. दो चार्ज पार्टिकल के बीच में भी कोई फोर्स लगता होगा क्या? जैसे दो मास के बीच तो हमने कह दिया न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ लगता है. चार्ज में इलेक्ट्रॉन है, उन पे भी तो कुछ फोर्स लगेगा, वो सब भी इसमें आएगा. तो कूलम्ब्स लॉ है चार्ज पार्टिकल, वो सब इसमें आ गया. कितनी बात समझ में आ गई? जबकि इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई, तो वो आइंस्टीन ने ये बात की. इसके साइंटिस्ट कौन कौन से हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन. तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? 1890 के बाद की बात है. इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. जरा इस चीज को समझे कि इन्होंने कुछ चीजें बताई, जैसे कि 3 डायमेंशन की जो बात करें वो न्यूटोनियन. हम लोग 3 डायमेंशन पे चल सकते हैं. जैसे आप देखो ट्रेन 1 डायमेंशन पे चल सकती है, लेकिन चींटी है तो प्लेन में चल सकती है, लेकिन एक कोई बर्ड है तो वो उड़ भी सकती है. 3rd डायमेंशन में हम लोग भी हेलीकॉप्टर से 3rd डायमेंशन में चलते ही हैं, लेकिन एक 4th डायमेंशन भी है, हम उसमें चल नहीं सकते. इसमें 4th डायमेंशन की बात की गई है, टाइम. क्या तुम अभी जहां पर हो टाइम में उछल करके अपने से 60 साल आगे जा सकती हो? या कुछ साल जहां जहां टाइम चल रहा है बस उसी के साथ साथ तुम्हें चलना है. आप टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती ना. लेकिन ये वो बात कर रहे हैं, 4th डायमेंशन बात कर रहे हैं कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है. अब हम उसकी बात करें तो इट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. पहले सबसे बड़ी एक बात आप ये समझिए कि रिलेटिविटी क्या. मान लीजिए कि एक पर्सन कार में बैठा हुआ है और उसके बगल में दूसरा पर्सन बैठा है और ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है. तो इस पर्सन की स्पीड इसके रिलेटिव 0 है. क्यों? क्योंकि वो तो उसके बगल बैठा है, देख रहा है, बात कर रहा है. तो क्या है इसकी स्पीड? अच्छा, अब ये जो कार जा रही है तो ये इसमें जा रही, लेकिन यहाँ पर एक आदमी खड़ा है तो वो इसको देख रहा है कार को. इसकी स्पीड चूंकि ये राइट में जा रहा है, इसके रिलेटिव ली जाए तो 80 है, लेकिन इसकी स्पीड ये सामने से आती हुई 80 किलोमीटर पर आवर वाले कार में बैठे हुए एक व्यक्ति के लिए 160 किलोमीटर पर आवर है. वही चीज, मूवमेंट यही है, लेकिन ये 3 लोगों के लिए अलग अलग है. इसमें जो बैठा है दैट इज स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ए विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज 0 है. बात की नहीं? स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी, डी के लिए कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर. इस चीज को कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी. तुम जैसे अर्थ है, ये अपनी ऑर्बिट में 30 किलोमीटर पर सेकंड से घूम रही है. अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसके लिए, लेकिन ये भी घूमे, मून भी घूमे, तो सब इफ इट इज टेकन विथ सम स्टैटिक, जैसे स्टैटिक था उसके लिए अलग होगी इसकी स्पीड, लेकिन घूमती हुई चीजों के लिए वो भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, तो अलग हो जाएगी कि नहीं? सो फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर द स्पीड ऑफ ए डिफर्स. अब ऑब्जर्वर बदल लिए कि नहीं? एक ऑब्जर्वर बी यहाँ बैठा है, एक सी यहाँ बैठा है और एक डी है जो इधर आ रहा है. तो 3 अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए क्या इसकी स्पीड अलग अलग नहीं है? स्पीड एक ही है, लेकिन 3 ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो गई. इतनी बात समझ आ गई? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है बताइए? इतनी बात समझ आ गई? तो इसकी बेसिक चीज है
कि स्पीड ऑफ समथिंग डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर मान लीजिए अगर ये है रेस्ट पर है, इसको कहते हैं इनर्शिया। रेस्ट को क्या कहते हो? तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो चलता हुआ है या जो एक्सीलरेट करता है उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलती हुई चीज के लिए अलग और खड़ी हुई चीज के लिए अलग अलग पाई गई कि नहीं? तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गई बात? तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? स्पीड किसी की फिक्स नहीं है। न्यूटन कहते हैं स्पीड फिक्स है, इन्होंने कहा नहीं नहीं, स्पीड फिक्स नहीं है, स्पीड बदल सकती है। जैसे जैसे जो लोग होंगे ऑब्जर्वर उनके हिसाब से बदलेगी। और एक और बात बताई आइंस्टीन ने, बोले तुम डीप स्पेस में चले जाओ, बहुत दूर स्पेस में जाना, कोई स्टार हो ना कुछ हो, तुम चल रही हो, तो हम एक ऑब्जर्वर हैं, तो हम देखते हैं सृष्टि यहाँ से आ गई, इतनी डिस्टेंस की इतना टाइम है, तब तो हम पता लगा पाते हैं। वहाँ पे ऑब्जर्वर भी नहीं है, तो कोई है भी नहीं, स्टार भी नहीं है, तो कोई चीज़ चल रही है या नहीं चल रही इसका पता कैसे चलता है? कि आसपास देख के कि कितनी डिस्टेंस कवर की, वहाँ तो तुम पता भी नहीं लगा सकते चल भी रहा है कि नहीं, अकेला है, उसके बगल में कोई है ही नहीं। देखो अगर मान लो ये इसके लिए तो ये नहीं चल रहा है ना, तो अगर एक प्लेनेट है उसके बगल दूसरा प्लेनेट है, दोनों एक स्पीड से चल रहे हैं तो पता चलेगा नहीं चल रहा है। वहाँ कोई है ही नहीं मेजरमेंट के लिए तुमने क्या डिस्टेंस, तुम्हारी क्या डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो रिलेटिव होता है। तुम जाते हो तो पीछे की जो दीवार है देखते हो कि उससे हम कितना इधर आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है कहीं पर, तो ये पता नहीं लगाया जा सकता कि कोई चीज़ मूव कर रही है कि नहीं मूव कर रही है। पता लगाया जा सकता है क्योंकि वो डीप स्पेस है, इंटरस्टेलर स्पेस, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि यू कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट इज द स्पीड, यू कैन नॉट वेदर डिटरमाइन इट इज मूविंग और स्टैटिक, ये भी नहीं पता लगा। जैसे फिर से देखो इतनी बात समझ में आ गई कि ये देखो ये अर्थ है और ये सन है, तो सन से जो अर्थ में लाइट आती है वो किस स्पीड से आती है? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 14,88,00,000 किलोमीटर है यहाँ से इसकी डिस्टेंस, ठीक है, जो भी है, तो 1.5 अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए इतने मीटर, ठीक। यहाँ से जो लाइट आ रही है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 500 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड लगा? 500 सेकेंड का मतलब है कि 8 मिनट 20 सेकेंड, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर एक फ्लेम या लपट उठी थी वो हमारे पास जब पहुँची है वो अभी का सन नहीं है, वो 8 मिनट पहले का सन है। बात समझ में आ गई? तो जो तुम अभी सन में देख रहे हो वो पिछला सन देख रहे हो। कितना पहले देख रहे हो? 8 मिनट पहले का। अच्छा, ये जो लपट है ये और दूर प्लूटो पे, ये प्लूटो, ये तो अर्थ है, प्लूटो में ये जब पहुंचती है तो ये 3 घंटे ले लेती है, तो प्लूटो वही सन देखेगा, तो वो 3 घंटे पहले का देखेगा। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? अब तुम एक काम करो, यहाँ से इस सन की लपट देख लो, लपट देख ली, और ये लाइट अब आगे भी तो बढ़ेगी क्योंकि वहाँ से वो लपट उठी तो यहाँ भी जाएगी, ये लपट यहाँ भी आई और यहाँ भी तो गई प्लूटो तक, और फिर जल्दी से उस लाइट की स्पीड से भी तेज चल के वहाँ पहुँच जाओ, और तुम 3 घंटे नहीं, तुम 2.5 घंटे पहले पहुँच जाओ। बोलो अभी आने वाली, हम फिर से लपट देखेंगे, देन यू कैन ऑब्जर्व द सेम फ्लेम देयर। यानी आप एक ही घटना को कई बार देख सकते हो। फिर से समझो, जो महाभारत की घटना है वो ऐसे कई प्लेनेट हैं वहाँ भी उसकी रोशनी नहीं पहुँची। महाभारत हुई है 5000 साल पहले, तो अगर तुम बहुत जल्दी, अब 5000 साल पहले तो 5000 साल होने वाले वो पहुँच रही है, वहाँ के प्लेनेट देख रहे, वहाँ महाभारत चल रही है, वहाँ अभी पहुँचेगी, तो वो अर्थ को कौन सा देखेंगे? जो बहुत हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें 50 बिलियन स्टार्स हैं, उसमें से एक हमारा सन भी है। तो अगर तुम वहाँ पहुँच गए 5000 साल पर, अब वो पहुँचने वाली है, होने वाला है, लेकिन तुम और जल्दी, लाइट से भी जल्दी पहुँच जाओ, तो क्या उस चीज़ को तुम बार बार नहीं देख सकते हो? सो यू कैन सी अगेन एंड अगेन। तो इसलिए इन्होंने कहा भी कि जो सिर्फ स्पीड ही रिलेटिव चीज़ नहीं है, टाइम इज ऑल्सो ए रिलेटिव थिंग। क्यों? क्योंकि अब फिर से समझो, इतनी बात तुम्हें पता चल गया कि टाइम भी रिलेटिव है,
आप उसी चीज को बार बार देख रहे हो। जैसे देखो अर्थ से कितनी देर में अभी हमने बताया यहाँ से जाने में 5 दैट इज 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं कि नहीं। तो तुम अर्थ से मान लीजिए वहाँ एक रह गई, एक रिफ्लेक्टर रख दो, सन न लो मून ले लो, तुम 1 मिनट में ही पहुँच जाओ और 1 मिनट में लाइट से तेज चलो तो तुम 2 मिनट में आए हो, लेकिन अर्थ वालों के लिए वो 16 मिनट हो गए। क्यों? अर्थ वाले कहेंगे अर्थ वालों तुम वहाँ जाके वहाँ आ गए, लाइट गई और वहाँ से वहाँ गए और तुम्हारे लिए 2 ही मिनट हो गए। यानी इफ यू आर मूविंग मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट देन यू विल हैव द टाइम पासिंग स्लोअर देन द अदर्स। अगर तुम्हारी स्पीड जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे योर टाइम, जो तुम्हारा टाइम का लैप्स है वो कम हो जाएगा। ऐसा भी कई बार हो जाता है, जो स्पेस में जहाज जाते हैं तो उनके लिए जो वो 1 साल में यहाँ धरती पे 3 साल हो जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा टाइम भी एक रिलेटिव चीज़ है। बस इतनी सी चीज़ हम तुम्हें बताना, ज़्यादा नहीं बताना है। टाइम एंड स्पीड आर रिलेटिव थिंग्स। जबकि न्यूटन, अगर कोई तुमसे पूछे कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है तो तुम कहोगे कि टाइम भी, स्पीड तो रिलेटिव बता दिया और टाइम भी अलग अलग है। टाइम सबके लिए सेम नहीं है, टाइम एक रिलेटिव थिंग है। किसी के लिए स्लो होगा और किसी के लिए फास्ट होगा। और जो ब्लैक होल है उसके पास टाइम लगभग रुक गया है। इतनी सी बात है, समझ में आ गई। अच्छा, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि क्या इलेक्ट्रॉन धरती से ज़्यादा भारी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ये पहले चैप्टर में, पहले चैप्टर की एक्सरसाइज में तो वो बता रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ का, तो पहली बेसिक चीज़ मैं क्या बता दूँ कि टाइम एंड स्पीड आर नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। बोलो, बात समझ आ गई? अगर कोई तुमसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछे इतना ही बता देना। क्या लिखोगे बोलो? टाइम एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स्ड नहीं है। इट डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करेंगी? ऑन, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। कितनी बात। चलो अब आगे की बात करें। तो 2 चीज़ आपने समझ ली ना। इसके लिए अलग से हमारा एक चैप्टर है, वो हम बाद में देखेंगे। बस इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये दोनों बदल सकें। रिलेटिविटी इसकी तो देख ही ली आपने, आगे देखेंगे। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सम साइंटिफिक नोटेशन। That is law, या फिर इसे कह सकते हो साइंटिफिक लॉ। सो लॉ क्या चीज होती है? ठीक है, दैट इज जनरल स्टेटमेंट derived by repeated observations and its results। बहुत बार न्यूटन ने या लाखों बार देखा होगा कि ये एप्पल कैसे गिरता है, कितनी देर में गिरता है, और उसके बाद भी हम सब भी देख रहे हैं। और लेकिन किसी ने उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं पाई। देयर इज नो डिस्प्यूट, सब लोग वही कर रहे हैं, वही पा रहे हैं। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑब्जर्वर एंड द एक्सपेरिमेंट इज डन एट एनी टाइम। आप जो कर रहे हो ग्रेविटेशन के लॉ से वही रिजल्ट पाओगे, जो आपके नॉर्थ में कर रहा है, जो साउथ में, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस। यहाँ कर लो या मून पे कर लो या मार्स पे कर लो, एक ही रिजल्ट पाओ। अभी कर लो या तभी कर लो, तुम्हारे पोते पोती करेंगे वो भी वही रिजल्ट पाएंगे। यानी जो लॉ हैं दे आर वेरी हाईली स्टेटेड, बहुत ऊंची स्थिति पर है। दे आर प्लेस्ड एट हाईएस्ट लेवल। यू कैन नॉट यूज इफ एंड बट। जैसे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या हम कह दें कि ग्रेविटेशनल लॉ है, तो अगर वो 2 चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, फार्मूला है, कोई फिर ये नहीं कह सकता इफ एंड बट। ये क्यों करती हैं? लॉ हो गया, इट इज लॉ।
then you cannot make any question. ठीक है, it cannot be interrogated. लॉ क्या है जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है. However, by repeated experiment it can be ascertained या prove. तो उसको आप एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उस पर कोई इफेक्ट बट नहीं होता. बोलो बात समझ में आ गई. तो साइंटिफिक लॉस क्या होते हैं? दैट इज इट इज कंसाइज स्टेटमेंट on which nature behaves. दो अलग अलग चीजें जरा ध्यान दीजिए कि अगर एक पॉलिटिकल लॉ होता है, पॉलिटिकल लॉ कहता है हाउ शुड वी बिहेव, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको कहते हैं पॉलिटिकल लॉ. भाई ऐसे करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए. लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि नेचर शुड बिहेव. नेचर तो जैसे करेगा, तो नेचर पे शुड नहीं लगाया जा सकता. नेचर जो बिहेव कर रहा है बस हम उसे एक्सप्लेन ही कर लें, बहुत बड़ी बात है. और अगर उसको एक्सप्लेन कर ले गए तो हम उसी लॉ पर आधारित अपने स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट, उसी फिजिकल लॉज पर ही तो सब चलते हैं. हम मार्स पे कैसे पहुंच जाते हैं, तो हम ये देखते हैं नेचर कैसे बिहेव करता है, और उस लॉ को जानने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. तो ऑन विच नेचर बिहेव, शुड बिहेव नहीं. नेचर को देखो, ऑब्जर्व करो और फिर लॉ बना. अब जरा देखिए, सो इसमें क्या होता है, दैट इज इट इज अनडिस्प्यूटेड, एंड अनडिस्प्यूटेड है एंड इंडिपेंडेंट ऑन, ठीक है, डायरेक्शन पर भी है, और इसके अलावा प्लेस एंड टाइम. यानी ये तीन चीजें बदल दी जाएं तो भी क्या लॉ नहीं बदलेगा. सो इट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज लॉज डू नॉट वेरी. किनके बदलने से नहीं बदलते हैं, दैट इज दे डू नॉट वेरी विद द चेंज इन दीज थ्री. ओके, आप चलो देखिए. So laws do not change with above these. अब अगला देखो, एग्जाम्पल इसका क्या है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अच्छा, something which is lesser than द लॉ इज नोन एज प्रिंसिपल. जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि कोई चीज़ पानी में डालो तो तैरेगी, उसका कोई क्वांटिटेटिव उतना नहीं एनालिसिस है. ये हाईली अपग्रेडेड है, इट इज अनक्वेश्चन्ड. हाउएवर प्रिंसिपल्स इफ प्रूवन अगेन एंड फाउंड करेक्ट देन कैन बी अपग्रेडेड टू लॉ. प्रिंसिपल अगर मान लीजिए बार बार उनको यूज़ किया जाए, कोई हाइपोथेसिस है, आर्किमिडीज ने शुरू में हाइपोथेसिस बना दी, लेकिन लोग सदियों तक उसको यूज़ करते रहे, बोले तो सही हाइपोथेसिस है. हम पता भी लगा सकते हैं कि बयान फोर्स कितना है, कोई चीज़ तैर रही तो अपवर्ड फोर्स क्या लगा सकते हैं. अगर मान लो वो बाद में लोगों ने सही पाई तो उसको अपग्रेड किया जा सकता है. तो प्रिंसिपल क्या होते हैं, दिस इज लेसर इंफीरियर देन लॉज एंड इट कैन बी क्वेश्चन. बस इतना ही है, ठीक है. एंड इट इज मैथमेटिकल, हाउएवर प्रिंसिपल्स आर थ्योरेटिकल. इसमें मैथमेटिकल है. जैसे एक हमने लॉज ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये मैथमेटिकल हो गया कि नहीं. जैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसलिए एफ इज इक्वल टू एम. लॉज आर मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव. सिर्फ ये नहीं होते फोर्स लगता है, ज्यादा लगता है, नहीं, क्वांटिटी भी बताएंगे. और क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव. जबकि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देखिए
to explain certain phenomena if hypothesis is given. अगर मान लो कोई हाइपोथेसिस या परिकल्पना, मन में इमेजिनेशन होता है, it is such hypothesis which covers most of the points and it is accepted by Lawrence, जिसको बहुत जानने वाले लोग, हाई थिंकर्स, जिसको एक्सेप्ट कर लें, और वो एक तरीके का लॉजिक है. लॉजिक और थ्योरी जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दी जाती है, उसको प्रिंसिपल कहते हैं. लॉजिक गिवन टू एक्सप्लेन, ठीक है. इट नीडेड टू बी प्रूव बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट. इसकी इसमें आवश्यकता है. लॉ इज अनक्वेश्चन, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको किया जा सकता है, ठीक है. सो इट नीडेड टू बी प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट. इफ इट इज फाउंड ट्रू एट ऑल द टाइम्स देन इट कैन बी अपग्रेडेड टू डाउन. जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ जो भी फ्लोटिंग के लिए हम लोग पढ़ते हैं बियॉन्सी का, तो वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि नहीं, बियॉन्सी के ऊपर, तो वो इसमें आ गया. अब जरा देखिए, नेक्स्ट इज, ये तो हो गया प्रिंसिपल. थ्योरी क्या है, ठीक है. सो इट इज लिटिल लेस. अब यहाँ एक लाइन और लिखनी चाहिए. इफ प्रिंसिपल इज प्रूवन ऑल द टाइम एक्यूरेट देन इट कैन बी अपग्रेडेड टू लॉ. इट मे लेटर ऑन बी अपग्रेडेड टू लॉ. और या फिर इसे रिफ्यूट भी किया जा सकता है. अपग्रेड भी कर सकते हैं या डिनायल. रिफ्यूट का क्या मतलब है, रिफ्यूटेड, दैट इज डिनायल, नॉट एक्सेप्ट किया. अब जरा देखिए, स्पेकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ existing laws. स्पेकुलेशन का मतलब है अंदाजा लगाना. तुमने ये बात पढ़ी है कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स ये पोस्टुलेट्स पढ़े हैं ना, एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट. उन्होंने अंदाजा लगाया. कोई लोग पूछे अच्छा तुम्हारा एटम घूम रहा है तो वो रेडिएट नहीं कर रहा, वो नहीं गिर रहा, रदरफोर्ड का गिर जाए, क्वेश्चन नहीं करना, ये हमारा अंदाजा है. हाँ, वो उसकी फिक्स्ड ऑर्बिट. तो ये कोई बात हुई क्या? जैसे उसमें तुमने उनका हटा दिया कि वो एटम घूमेगा तो चूंकि चार्ज पार्टिकल है तो एक्सीलरेट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, फिर गिर जाएगा. इसमें अब जैसे प्लांक थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल है, वो उनकी थ्योरी है मैक्स प्लांक की, तो उसमें वो एक अंदाजा है. इट इज़ आल्सो, लेकिन वो एग्जिस्टिंग लॉज, कुछ लॉ ले लेते हैं, कुछ अंदाजा लगा लेते हैं. सो इट इज़ थ्योरी. बात समझ में आ गई कि नहीं? तो थ्योरी क्या है? स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन भी हाइपोथेसिस होती है. अच्छा, इट इज मोर एक्सप्लेनेशन देन द क्वांटिटेटिव. ये कोई फार्मूला नहीं देता है. थ्योरी क्या होती है? ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा, ये एक मोटी बुक भी हो सकती है, कई पेजेस की भी हो सकती है, जबकि लॉज बहुत छोटे होते हैं. लॉज आर कंसाइज, हाउएवर थ्योरी आर कैन बी इन बिग वॉल्यूम्स, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो कई थ्योरी ले ली, कई लॉज ले लिए, उनको मिला के किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, तो थ्योरी. Now, these are created to explain natural observation. तो सब लोग अपनी अपनी तरीके से थ्योरी देते हैं कि दैट इज एक्सप्लेनेशन फॉर द रेनबो फॉर्मेशन. तो थ्योरी है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है. चांद पे दाग क्यों है, तो कुछ लोग कुछ कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा तो वैसा हुआ, वो सब अपनी अपनी तरफ से करें, तो सब अपने अपने तरफ से करें. बहुत पहले वाले थिंकर्स बोलते तो वो लोग बुढ़िया बाल बना रहे हैं इसलिए चांद पे दाग है. तो थिंकर्स अलग अलग हैं, उनकी थ्योरी गलत हो गई.
फिर और भी आती गई। सो थ्योरी क्या हो सकती है, डिस्कार्ड भी हो सकती है, एक्सेप्ट भी हो सकती है। तो इट इज दीज आर, ये कैसी होती हैं, नॉट कंसाइज, ये कंसाइज नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम में हो सकती हैं। जबकि लॉ एक लाइन का होता है, तुमने कई लॉ पढ़े हैं ना 9th में, 1-2 लाइन से ज़्यादा है। थ्योरी 1-2 लाइन में आ सकती क्या किसी की? थ्योरी के तो कई पेज लग जाते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का थ्योरी, और लॉ तो 1 नंबर का आता है। और थ्योरी कितने नंबर की आती है? 5 मार्क्स की। होता है कि नहीं होता? वही चीज अब जरा देखिए, मॉडल क्या होता है? मॉडल का मतलब है किसी चीज को सिंपलिस्टिक वे में समझाने के लिए वो मॉडल होता है। जैसे ये देख लो, अगर हमें ये देखना है कि वैक्यूम में कोई चीज कैसे बिहेव करती है, तो हम एक कबूतर का पंख और एक स्टोन ले लेते हैं और इसको वैक्यूम इसके अंदर हमने बना लिया, और फिर इसमें डाल के देखते हैं भाई 2 चीज़ें पड़ी हैं, एक कबूतर का पंख और मेटल पीस। तो ये देखते हैं क्या दोनों एक साथ गिरता है, तो हमने एरिस्टोटल का बोला हाँ ये दोनों साथ गिरे हैं। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पेपर गिराया जाए तो एयर ड्रैग की वजह से धीरे धीरे तैर के गिरेगा और पत्थर, लेकिन इसमें वो नहीं है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल बना है टू सिंप्लीफाई ऐसी चीज विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई आई। जैसे मैं कहूँ कि यूनिवर्स को तुम अगर परसीव करना चाहते हो, क्या तुम उसको कर पाओगे? मिलियंस ऑफ माइल्स को, तो उसके लिए छोटा मॉडल बना दिया जाता है सो दैट इट कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड, उसको अच्छी तरह से समझा जा सके। तो ये स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है आइंस्टीन का कि द वर्ल्ड इज दो इनकम्प्रीहेंसिबल बट कम्प्रीहेंसिबल। ये संसार अबूझ होते हुए भी सबूझ है, यानी संसार को देखने में लगता है इट इज इन का पहला क्वेश्चन इसी चैप्टर का, दैट इज इट इज इनकम्प्रीहेंसिबल, लगता है कितना कॉम्प्लेक्स है। हाउएवर इट इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स सिंपल्स लॉ। तो दिखने में लग रहा नहीं कोई इसे नहीं समझ पाएगा संसार में, लेकिन जब हम रेनबो फॉर्मेशन, अच्छा रिफ्लेक्शन हो रहा, रिफ्लेक्शन हो रहा, ये हो गया। तो द कॉम्प्लेक्स लुकिंग फिनोमिना कैन बी अंडरस्टूड बाय द सिंपल फिजिकल लॉ। क्या यही इसका कम्प्रीहेंशन नहीं है? यू कैन कम्प्रीहेंड इट। दिखने में इनकम्प्रीहेंसिबल लग रहा है, तो बात सही है कि नहीं? अब जरा देखो, सो व्हाट डज इट मीन बाय मॉडल? अ सिंपलिस्टिक सिमुलेशन। सिमुलेट, जैसे कार है, कार में असली आदमी को बैठा के तो टक्कर नहीं मारी जाती है, उसमें किसी को नकली आदमी को बैठा के टक्कर मारी जाती है, देखा जाता है, तो वो सिमुलेटर है। सिमुलेटर, तुम्हें अगर ये विमान का एक्सपीरियंस करना है और तुम्हें 6,000 रुपये नहीं है, तो तुम मॉल में जाओगे, वहाँ तुम्हारे आँख में पट्टी बांध के 100 रुपये में तुम्हें सिमुलेटर में बैठा कर एक्सपेरिमेंट कर, वही तो मॉडल है। सो किसी चीज़ को कंप्रीहेंड करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्पेस में भेजने से पहले भी स्पेस जो पर्सन्स हैं उनके लिए सिमुलेशन कराया जाता है। तो मॉडल क्या होता है? विजुअल पिक्चर या सिमुलेशन ऑफ समथिंग। देखो, अगर हम कहें तो तुम कहो ये बात कहें कि एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। अब एटम के अंदर कौन जाए? इफ समथिंग इज टू स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी परसीव्ड, तो उन्होंने बता दिया तरबूज मॉडल है, तरबूज जैसा है वैसे ही एटम का मॉडल। तो सही है, हम जिससे समझ सकें, और बच्चे समझते भी आए। तो प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, सोलर सिस्टम मॉडल। सो हाउ, बाय विच कैटेगरी ऑफ सिस्टम्स इट रिजेंबल्स, तो बस यही बता देना ही तो मॉडल है। तो मॉडल क्या हुआ? इफ सम पैरामीटर्स ऑफ नेचर आर सो स्मॉल और सो लार्ज, या बहुत लार्ज हो, दैट इट कैन नॉट बी कॉम्प्रीहेंडेड, इसे समझा नहीं जा सके, कैन नॉट बी देन it can be understood by simulation। उसका जो नकली है, अगर मैं आपको ये थोड़ी है कि हम आपको बताएं इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ मॉडल रख देंगे, सब में समझा देंगे, उससे आप समझ लो कि रियली कोई थोड़ी दिखा देगा कि पेट के अंदर क्या हो रहा है। तो वो चीज़ें, इट इज़ ऑल सिमुलेशन किसी भी चीज़ का। अब देखिए, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड?
तो साइंटिफिक मेथड आपकी बुक में भी लिखा है, इट इन्वॉल्व्स सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। इस चीज में क्या होता है, सो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन डिटेल एंड डेप्थ। हम किसी चीज को सिस्टमैटिकली समझ सकें, यही साइंटिफिक मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले अनुमान लगाया जाता है, प्रिडिक्ट, देन एक्सपेरिमेंटेड, देन मॉडिफाइड, देन अगेन प्रोजेक्टेड। अनुमान लगाया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, नहीं गलत है, ऐसा होना चाहिए, फिर वो हो गया, फिर से किया, तो क्या एक ही लॉ लग रहा है। पहले कैसा था, क्लासिकल फिजिक्स, आज मॉडर्न फिजिक्स हो गई। तो उसी चीज़ को बार बार, एक ही लॉ थोड़ी ना है ना, या एक ही प्रिंसिपल थोड़ी ना, या एक ही थ्योरी थोड़ी है। आपने अभी 3 मॉडल पढ़ लिए एटम के, अभी और 6 पढ़ोगे, तो वो तो पढ़ते जाओगे ना जब तक MSc तक जाओगे। कोई 3 पे नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा नॉलेज और इंटेलेक्ट बढ़ेगा तो लॉजिक बढ़ेगा, बस पढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या चीज़ है, प्रिडिक्ट, पहले प्रिडिक्ट किया, ऐसे हो रहा है रेनबो, इंद्र ने धनुष छोड़ा होगा तभी वो रेनबो बन गया, बोला जाता है कि नहीं। और या फिर प्रिडिक्ट, फिर दूसरे ने बोला नहीं साइंस ऐसी है तो ऐसा होगा रेनबो, अब ऐसा होगा, तो उसी चीज़ को जैसा कि बुक के पहले में लिखा है, साइंटिफिक मेथड किस लिए किया जाता है, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना, एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग। क्यों तुम प्रिडिक्ट करना चाहते हो, साइंस पढ़ना क्यों चाहते हो, सो दैट वी कैन हार्नेस नेचर, वी कैन मॉडिफाई द नेचुरल फिनोमिना फॉर आवर बेनिफिट। क्या हो रहा है, वी कैन एस्केप फ्रॉम एनीथिंग विच इज कैटास्ट्रोफिक, जो ऐसी घटना घटने जा रही है जो विनाशकारी है। वी कैन, इफ वी कैन, इसको पहले से ही फोरकास्ट कर सकें, फोरकास्ट आई मीन, देन वी कैन मेक सम अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम इट। यही चीज़ तो हमें करना है। और जैसे मशीन्स बन रही हैं तो हमने थर्मोडायनेमिक्स जाना, एनर्जी के लॉस जाना, उसी के हिसाब से तो मशीन काम कर रही है। तो इस तरीके से जब हम लॉस जान जाते हैं तो उस लॉस पे कोई चीज़ बनाते हैं, वो काम करती है हमारे लिए। तो जरा इस चीज़ को देखें, साइंटिफिक मेथड इट हैज इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। जरा इस बात को देखें, कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, इसका क्या मतलब है, अभी जैसे मैंने आपको क्लोरोफिल की बात बताई कि नहीं, तो उस समय ये नहीं कहना अच्छा इसकी लंबाई भी देख रहे हो, नो, अगर ग्रीननेस देखो, क्लोरोफिल देख रहे हो, लंबाई मत देखो, पत्तियां और कुछ नहीं देखो, सिर्फ ग्रीननेस, तो इसको सिस्टमैटिक कहते हैं। एक ही चीज पर फोकस कर रहे हो, उसी पे करो। दूसरा क्या करना है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। आपसे कहा जाएगा सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब है जाओ 10 पेड़ ले आओ, ऑब्जर्व करो और ये देखो कि किसी में ज़्यादा ग्रीन है कि कम ग्रीन है। तो पहले ऑब्जर्व किया, फिर उन पर एक्सपेरिमेंट किया, अब उनका अमाउंट निकाला कि किस में कितना मैग्नीशियम है, तो एक्सपेरिमेंट किया ना, ऑब्जर्व करने के बाद ही। और ऑब्जर्व ही ना कर पाओ, सभी पेड़ तो हरे होते हैं, इसमें क्या है, ऑब्जर्व ही नहीं कोई कर पा रहा है, तो फिर क्या करेगा, क्या फिर वो उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करेगा। ऑब्जर्व करना है कि रेनबो बना है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करो। फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसका क्या मतलब है, पहले तो क्वालिटेटिव, हाँ एप्पल नीचे गिरता है, फिर किस स्पीड से गिरता है उसको क्वांटिटेटिव। गिरा, ग्रेविटी खींच रही है, ग्रेविटेशन, कितना गिरा, कैसे गिरा, क्या स्पीड थी, क्या एक्सीलरेशन, वो सब भी देखना पड़ेगा। तो उसका उस पर जब इतना उस पर रीज़न दिए जाएंगे कि कोई चीज़ नीचे गिरी है तो क्या रीज़न, उसका रीज़न न्यूटन ने दिया। इसके पहले किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि कोई चीज़ नीचे क्यों गिरती है, तो रीज़न दिया, पहले सोचा गया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने बार बार गिराया। उनका बार बार एप्पल गिराना ही एक्सपेरिमेंट है, पहले सर पे गिरा, अरे ये नीचे क्यों गिर गया। 2 साल वहाँ पर फ्लेग फैला हुआ था यूरोप में, तो अपने घर आ गए। तो जब घर आ गए तो उन्होंने ये बुक लिख डाली और मतलब मोस्ट पॉपुलर बुक हो गई, दैट इज ग्रेविटेशन पे लिख डाली बुक। अब जरा देखो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, फिर उस पर उन्होंने रीजनिंग दी, क्यों गिरी, कितना गिरी, और फिर उसके बाद अब लॉ बनेगा। अगला पॉइंट पढ़िए, मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो
अब अलग अलग साइज है तो उन्होंने सोचा होगा कि ये वैक्यूम होगा तो कैसे गिरेगी, जैसे भी हमने आपको बताया। मॉडल भी देखना पड़ेगा ना आपको, ये वो आइडियल कंडीशन नहीं है जिस पर तुम लॉ बना रहे हैं, तो ड्रैग फोर्स भी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें फ़र्क आ सकता है, तो किन कंडीशंस में रखें तो एक जैसा गिरेंगे, तो ये लॉ कब वैलिड होंगे। तो ऊपर से गिर रहे हैं जब आप करते हो तो फिर आप तो उसमें मास नहीं होता है, आपको बोला जाता है एक ऑब्जेक्ट गिरा इतनी देर में गिर जाएगा, कोई कहता है कि पेपर गिराएंगे तो कितनी देर में, हम लोग उसे वैक्यूम समझ के तो करते हैं। तो अल्टीमेटली दीज लॉज वर्क अंडर सम आइडियल कंडीशन कि वहाँ ड्रैग नहीं होना चाहिए, दूसरे फोर्स नहीं होंगे। अगला देखिए, तो मॉडल बना लिए गए, फिर क्या होगा, प्रेडिक्शन, फिर उसके आधार पर कुछ प्रेडिक्शन दिए गए, फिर उनका वेरिफिकेशन। प्रेडिक्शन में ही अलग अलग चीजें हैं। प्रेडिक्शन किन चीजों का, कुछ लोग जो प्रेडिक्शन देते हैं वो प्रिंसिपल बन जाते हैं, अब प्रिंसिपल के बाद वो लॉ बन जाते हैं। कुछ लोग प्रेडिक्शंस में अलग अलग चीजें देते हैं, कुछ लोग इस पर थ्योरी देते हैं। प्रेडिक्शन से ये थ्योरी, इतना करने के बाद वो थ्योरी दे देते हैं, अनुमान लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग उससे हायर डिग्री का करते हैं, तो वो और अगर ज़्यादा ये लॉ के ज़्यादा क्लोज है तो प्रिंसिपल माना जाएगा, और बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है तो उसे लॉ माना जाएगा। तो थ्योरी भी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं वो लोग, प्रिंसिपल भी दे सकते हैं, और तीसरी चीज़ लॉ भी दे सकते हैं। तो इनकी कैटेगरी है, सबसे कम इससे ऊंचा उससे ऊंचा। समझ आई बात। थ्योरी बहुत बार गलत होती है, बहुत लोगों की प्लान क्वांटम थ्योरी ये सब गलत होती ही रहती है। थ्योरी तो ऐसे ही दे दी जाती है, आधे से ज़्यादा कल्पना होती है। जो प्रिंसिपल है इट इज़ क्लोज टू, थोड़ा लंबा है, और लॉ 2 लाइन का होता है बस, लॉ में ज़्यादा नहीं है, प्रिंसिपल थोड़ा बड़ा हो सकता है। समझ में आई बात। अब जरा देखो, तो ये बात हमने देख ली कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। फिर आगे इट मे बी एक्सेप्टेबल और इट मे बी रिजेक्टेबल, ये कुछ भी हो सकता है साइंटिफिक मेथड, लेकिन ऐसे चलेगा। फिर बार बार प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड अगेन प्रिडिक्ट, यही तो साइंटिफिक मेथड है। चलिए मैथ्स कर लें। क्वालिटेटिव का मतलब है कि किसी, ये गिरना, जैसे अगर हम कोई चीज़ कहें हाँ ये फल मीठा है, तो कोई पूछे कितना मीठा है, तो तुम कहोगे मैंगो 25 पिंट मीठा होता है, और ये जो एप्पल है 13 पिंट होता है। मिठास कितनी है वो पिंट में बताओ, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी बता दो। अब कहते हैं ज़्यादा मीठा, ज़्यादा कम नहीं चलता, ज़्यादा कम, वो ज़्यादा गोरी लड़की है। कितनी गोरी, 32 QBC। हाँ सही बता, उसमें उसकी यूनिट बताओ, गोरेपन की यूनिट। सही बता। जब किसी चीज़ को तुम नंबर से एसोसिएट कर दो तो फिर वो क्वांटिटेटिव है। अब क्वालिटेटिव, गोरी है, गेहुआ है, काली है, ऐसी है, वैसी, जो ऐसे, हाँ उसमें किसी फल में सुगंध आ रही है, स्मेल आ रही, इस चीज़ को बताना ये उसकी क्वालिटी है। लेकिन उस एब्स्ट्रैक्टनेस को जब हम मीज़र कर लें तो वो उसकी क्वांटिटी होगी। समझ में आ गई बात। तो आप तो जाएंगे अभी, है ना। मैथ की बुक है आपके पास, चलो मैथ की बुक आपको दे देते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी।